दोस्तों, यूं तो घर का सारा खर्च हमारे पिताजी ही उठाते हैं। बच्चों की फीस, बिजली का बिल, हर चीज़ के लिए पैसा पिताजी ही देते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की होगी, हमारी मम्मी चुपचाप पिताजी से थोड़ा थोड़ा बचाकर कुछ सेविंग्स भी कर लेती हैं। क्यों? ताकि अगर अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए, घर में कोई बीमार पड़ जाए, अचानक कोई बड़ा खर्चा आ जाए, तो उस समय तुरंत उस इमरजेंसी फंड से काम चलाया जा सके। दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम हमारे भारतीय संविधान में भी बनाया गया है। देश के ज़्यादातर खर्चे होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, जो हमने पिछली वीडियो में देखे। यानी सरकार के सारे प्लान्ड और रेगुलर एक्सपेंडिचर इसी फंड से होते हैं। लेकिन अगर अचानक कोई अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर आ जाए, ऐसा खर्च जिसका पहले से अंदाज़ा ही नहीं था, जैसे कोई नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपदा, युद्ध जैसी स्थिति या कोई आकस्मिक ज़रूरत, तो ऐसे समय के लिए संविधान ने बनाया है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। और दोस्तों, यह फंड बनाया गया है आर्टिकल 267 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। यह फंड राष्ट्रपति के डिस्पोजल पर रहता है, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस फंड से तुरंत पैसा रिलीज़ कर सकते हैं बिना पहले पार्लियामेंट की अनुमति लिए। लेकिन बाद में उस खर्च को पार्लियामेंट से अप्रूव करवाकर कंसोलिडेटेड फंड से वापस भर दिया जाता है। सो दोस्तों, मज़ेदार बात यह है कि ये सारी कहानी, मज़ेदार किस्सा और नॉलेज सिर्फ एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ये आपका रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ऐसे ही मज़ेदार ढंग से हम आगे पढ़ेंगे सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद फुल एक्सप्लेनेशन। सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हेमंत पर। मैं जल्दी से बताऊं कि रोज़ शाम को 7:15 बजे हमारी न्यू वीडियो आती है, वो भी पिछले 115 दिनों से लगातार बिना ब्रेक के, सिर्फ आपके प्यार और सहयोग के कारण। सो जल्दी से इस बढ़ती हुई जर्नी का हिस्सा बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, आगे बढ़ने में थोड़ा सहयोग करें। अब क्विकली चलते हैं हमारी उस प्रीवियस ईयर जर्नी की क्वेश्चन की जर्नी पे, जहां हमने लास्ट टाइम ब्रेक लिया था। क्वेश्चन नंबर 70 एज योर होमवर्क क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन पर है। एक मज़ेदार क्वेश्चन छोड़ा था मैंने थोड़ी सी हिंट देके कि विच इज़ द लार्जेस्ट आइटम अंडर द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि इसमें से जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसमें से सबसे बड़ा आइटम क्या है, किस पे सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। ए डिफेंस, बी सब्सिडी, सी इंटरेस्ट पेमेंट, डी पेंशन, ई नन ऑफ दीज। और आंसर था सी इंटरेस्ट पेमेंट। मैंने बताया था कि प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स क्या हैं, मैं फिर भी एक बार क्विकली रिपीट कर दूं शॉर्ट में। और आगे बढ़ने से पहले एक बात और बताऊं, जो दोस्त नए हैं प्लीज़ इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देखें। मैंने सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए हैं शॉर्ट में, टू द पॉइंट, ब्रीफ, क्रिस्प, ताकि आप इन क्वेश्चंस का खुद आंसर कर सकें। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो वहाँ पे भी नहीं हैं वो इन वीडियोज़ के अंदर हैं, हर एक क्वेश्चन के साथ विद एक्सप्लेनेशन। सो प्लीज़ वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, कॉन्सेंट्रेशन से देखें, आप देखेंगे इट इज़ फुल वर्दी। अब चलते हैं प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर पे। प्लान एक्सपेंडिचर क्या है? जो गवर्नमेंट अपनी पंचवर्षीय योजना के अंदर डिसाइड करती है कि हम 5 साल में क्या क्या करेंगे, 5 ईयर प्लान के अंदर। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है गवर्नमेंट ने, कैपिटल फॉर एग्जांपल 5G के अंदर इन्वेस्टमेंट है, या कोई इलेक्ट्रिसिटी है पूरे देश के अंदर वो बढ़ानी है, कोई भी ऐसी उनकी प्लान जर्नी, सो उसको कहा जाता है कि प्लान इन्वेस्टमेंट। ये पहले से तय है कि हम 5 साल में ये करेंगे। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स क्या हैं? इज लार्जली द रेवेन्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्दो इट इंक्लूड्स द कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये ज़्यादातर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं, मतलब जो रोज़मर्रा के भी खर्चे जो रूटीन में अभी चलेंगे, जिनका पहले से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सारी सैलरीज वगैरह भी जो हैं, जितने भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती हैं, वो भी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आता है, मतलब डे टू डे बिजनेस रन करने के लिए। और कैपिटल एक्सपेंडिचर आ गया, जैसे आपको डिफेंस को एक्सपेंड करना है, नई मशीनरीज ऐड करनी है, तो वो सारा खर्च आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। आप पूंजी बढ़ा रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हो आप, ठीक है। जैसे 5G के लिए आपने नया स्पेक्ट्रम है, उसके अंदर इन्वेस्ट किया है, आज आप 5G का मज़ा ले रहे हो, तो गवर्नमेंट ने नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के तहत उसमें डाला। नहीं तो भैया ये 5G वाली स्पीड का जो भी आनंद ले रहे हो, ये कहाँ से आएगा? तो ये है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के अंडर। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कॉन्स्टिट्यूट्स द बिगेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर। जो भारत सरकार का पूरा खर्च है, उसका बड़ा चंक, मोटा हिस्सा ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के तहत आता है। एज पर द क्वेश्चन, लार्जेस्ट आइटम क्या थी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की?
वो थी इंटरेस्ट पेमेंट। जो सरकार ने लोन्स लिए हैं उसका जो ब्याज दिया जाता है सबसे ज़्यादा खर्चा उसी में जाता है। कोई हमने IMF से ले लिया, वर्ल्ड बैंक से ले लिया, दूसरी कंट्री से ले लिया, ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो उसका जो आप हमें ब्याज पे करेंगे, भाई कर्जा लिया है तो ब्याज देना पड़ेगा, हम भी देते हैं अगर हम कर्जा लेते हैं बैंक से। सो ये वही चीज़ है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के तहत इंटरेस्ट पेमेंट सबसे बड़ा पोर्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 71 एंड फर्स्ट वन ऑफ आर दिस सेशन। द ऑथराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कम्स फ्रॉम। जो ऑथराइजेशन है विड्रॉल की, कि कौन ऑथराइज करेगा कि फंड को निकाला जा सके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, वो कहाँ से आता है। पिछली वीडियो में हमने बहुत मल्टीपल टाइम्स देखा, तो पुराने स्टूडेंट्स तो 1 सेकंड में आंसर दे देंगे विदाउट ऑप्शंस। दैट इज 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, एंड आंसर इज बी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। कोई भी विड्रॉल जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, दैट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट एज मेंशन्ड इन द आर्टिकल नंबर 114 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 114 में दिया गया है कि वो कैसे अप्रूव होगा, ठीक है, जैसे ही मैंने बताया था कि अप्रोप्रिएशन बिल रखा जाता है उसके थ्रू होगा। और 266 के अंडर ये दिया गया है कि ये पावर पार्लियामेंट के पास है पास करने की। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 72, विद रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट्स देखें। फर्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द यूनियन बजट दैट इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है वो जिम्मेवार है कि बजट को तैयार करने के लिए, जो कि फिर पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। 2 नंबर, नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। कि पार्लियामेंट की परमिशन के बिना, ऑथराइजेशन के बिना आप कोई भी पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं निकाल सकते। एंड ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ऑल डिसबर्समेंट्स मेड फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट। जो भी डिसबर्समेंट्स की जाती हैं पब्लिक अकाउंट से, पैसा डिसबर्स किया जाता है, डिसबर्स करना मतलब पैसा निकालना, रिलीज करना, ठीक है, ऑल्सो नीड द ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। वो उस जो पब्लिक अकाउंट से भी पैसा डिसबर्स किया जाए उसके लिए भी पार्लियामेंट से ऑथराइजेशन चाहिए। तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है। 4 ऑप्शंस, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 2 ओनली, 1, 2, 3। IAS प्री 2015 का क्वेश्चन, सी इज द आंसर, 2 ओनली। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट। निर्मला सीतारमन जी हर साल पेश कर रही हैं, आप देखते हैं तो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो प्रेजेंट करती हैं, तैयार करती हैं यूनियन बजट को और फिर फाइनली पार्लियामेंट में पेश करती हैं। इसलिए पहली स्टेटमेंट गलत होगी, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू नहीं आएगा। नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द ऑथराइजेशन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की परमिशन के बिना आप पैसा नहीं निकाल सकते। आर्टिकल नंबर 114 क्लोज 3 ये कहता है। तो स्टेटमेंट 2 सही हो गई। द डिसबर्समेंट मेड फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट्स डज नॉट रिक्वायर ऑथराइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जब पब्लिक अकाउंट से पैसा निकालना है, रिलीज करना है, तो पार्लियामेंट से ऑथराइजेशन नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? कंट्रोल ऑफ दिस अकाउंट इज इन द हैंड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। मतलब जिस भी डिपार्टमेंट का वो खर्चा है, जो भी एग्जीक्यूटिव होंगे, तो वो रोजमर्रा के बिजनेस ट्रांजैक्शन आ गई, काइंड ऑफ बैंक ट्रांजैक्शन, तो जो भी अथॉरिटी होगी सीट पे वो उसको खर्च कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 73 आगे चलते हैं। आई होप पिछला क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आई होगी। क्वेश्चन नंबर 73, हाउ कैन द प्रेसिडेंट स्पेंड द कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी फंड को राष्ट्रपति कैसे खर्च कर सकते हैं? ए, इन द टाइम ऑफ नेचुरल क्लैमिटी, कोई नेचुरल क्लैमिटी आ जाए, नेचुरल आपदा आ जाए। बी, आफ्टर ऑथराइजेशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद, ऑथराइजेशन के बाद। सी, बिफोर द ऑथराइजेशन ऑफ पार्लियामेंट, या उससे पहले ही, पार्लियामेंट की ऑथराइजेशन से पहले ही। डी, कैन नॉट स्पेंड, खर्च ही नहीं कर सकते। यूपीपीसीएस 1991 का क्वेश्चन, अभी आपने पूरी स्टोरी सुनी थी तो आंसर आपको पता होगा, दैट इज सी, बिफोर ऑथराइजेशन ऑफ पार्लियामेंट। द कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश्ड बाय द पार्लियामेंट बाय द लॉ अंडर आर्टिकल 267 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 267 क्लॉज 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि कॉन्टिजेंसी फंड एस्टैब्लिश किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, लेकिन दिस फंड इज प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ पार्लियामेंट, डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कि ये जो फंड रखा गया है राष्ट्रपति के डिस्पोजल पे है कि जब वो चाहें खर्च लें। एंड नो अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट इज नीडेड वाइल विड्रॉइंग द मनी फ्रॉम द फंड। जब भी इस फंड से पैसा निकालना है तो कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। ही में टेक एडवांसेज आउट ऑफ दिस फंड, वो निकाल सकते हैं एडवांसेज इस फंड से। इट इज़ टू बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर, ऐसे खर्चे जिनका अंदाज़ा नहीं था उनको पूरा करने के लिए, उनको मीट करने के लिए तब ये खर्चा किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 74 ऑन योर स्क्रीन, ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट बाय वेज ऑफ टैक्सेज एंड अदर रिसिप्ट्स फॉर द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेसेस आर क्रेडिटेड टू। सारे जो रेवेन्यूज हैं रिसीव्ड हैं बाय द यूनियन गवर्नमेंट बाय द वे ऑफ टैक्सेज एंड अदर रिसिप्ट्स,
ठीक है, जितने भी भारत सरकार को रेवेन्यू प्राप्त होता है, राजस्व आता है, चाहे वो टैक्सेस के द्वारा आए या जो भी रिसिप्ट्स हैं, कंडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बिजनेस, जो भी गवर्नमेंट बिजनेस हुआ है उस ट्रांजैक्शन में जो रसीदें मिली हैं, पैसा आया है, उसको मिला लीजिए। अब ये सारा पैसा कहाँ क्रेडिट होता है? ए कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, बी पब्लिक अकाउंट, सी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, डी डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस फंड। तो मैंने बताया था कि सारा पैसा जो भी भारत सरकार को इनकम आ गई वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा। सी इज द आंसर। IAS प्री 2011 का क्वेश्चन था। आंसर सी इज ऑन योर स्क्रीन। आर्टिकल 266 के अंडर ये दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 75, मनी बिल हैज़ बीन डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल। मनी बिल जो है कौन से आर्टिकल के अंडर डिफाइन किया गया है? A 109, B 110, C 111 या D बोथ B एंड C। यूपीपीसी 2000 का क्वेश्चन, आंसर इज B 110 के अंडर। ये देखिए आर्टिकल 109 के तहत दिया है स्पेशल प्रोसीजर। वो पूरा प्रोसीजर क्या है मनी बिल के रिगार्डिंग, वो प्रोसीजर दिया गया 109 में। और डेफिनेशन मनी बिल की, मनी बिल है क्या, वो 110 के अंडर दिया गया है। और आर्टिकल 111 में परमिशंस, इस मनी बिल को यूज़ करने में, पास करवाने में क्या परमिशंस होंगी, वो 111 में दी है। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 76, हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड्स वेदर अ पर्टिकुलर बिल इज अ मनी बिल। बताइए क्या डिसाइड करेगा कि पर्टिकुलर बिल मनी बिल है? कौन डिसाइड करेगा? ए राष्ट्रपति, बी प्राइम मिनिस्टर, सी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डी कैबिनेट। ये हम पहली वीडियोस में अच्छे से कर चुके हैं, तो इसीलिए प्लीज़ पुरानी वीडियोस देखें। पुराने स्टूडेंट्स को अच्छे से पता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। बहुत क्लियर आंसर था, स्पीकर ही डिसाइड करते हैं कि ये मनी बिल है या नहीं है, आर्टिकल नंबर 110 क्लॉज 3 के तहत। और उनका डिसीजन फाइनल होगा, उसको किसी भी कोर्ट में नहीं चैलेंज किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 77, हु डिसाइड्स वेदर मनी बिल, वेदर बिल इज अ मनी बिल और नॉट। ये बिल मनी बिल है या नहीं है? अगेन रिपीटेड क्वेश्चन एंड आंसर इज बी, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ये देखिए यूपीपीसीएस में भी 2 बार आया, 14 में भी, 7 में भी। क्वेश्चन नंबर 78, हु सर्टिफाइज द मनी बिल। मनी बिल को कौन सर्टिफाई करता है भाई? अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, थोड़ा सा बस वर्ड चेंज कर दिया है। सर्टिफाइज द मनी बिल, पहले पूछा कि बिल मनी बिल है या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है? बात एक ही है। आंसर इज सी, स्पीकर। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2018 का क्वेश्चन। आगे देखिए, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर बिल इज मनी बिल और नॉट, तो डिसीजन ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज फाइनल। अगर कोई सवाल उठ गया कि भाई ये मनी बिल है या नहीं है, किसी के मन में कोई किंतु है, कहीं परंतु है, तो भैया कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा, और उनका डिसीजन फाइनल होगा। जब बात उसके बाद है, हिज डिसीजन इन दिस रिगार्ड कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो वो भाई वो किसी भी लॉ की कोर्ट में, कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। और इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, किसी भी सदन में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। और इवन प्रेसिडेंट, सोचो कि महामहिम के पास चलते हैं भैया कि करो कुछ इनका, ये तो मनी बिल बोल रहे हैं, इससे खर्चा बहुत करेंगे, लेकिन वो चैलेंज राष्ट्रपति भी नहीं कर सकते। व्हेन अ मनी बिल इज ट्रांसमिटेड टू दी राज्यसभा फॉर दी रिकमेंडेशन, जब एक बार राज्यसभा के पास पहुंच गया रिकमेंडेशन के लिए और फिर प्रेसिडेंट के पास चला गया असेंट के लिए, मंजूरी के लिए, स्पीकर एंडोर्सेस ऑन द बिल ही सर्टिफिकेट दैट इट इज़ अ मनी बिल। स्पीकर ने सर्टिफिकेट बना के लगा दिया, ठप्पा लगा दिया, मोहर। जब बात ये मनी बिल है तो मनी बिल रहेगा। आगे चलिए भाई स्वाद आ रहा है कि नहीं, सही बताइए, मज़ा आ रहा है तो बताओ, थोड़ा कमेंट कर दो यार, थोड़ा मिर्ती भी, थोड़ा हौसला अफजाई दे दो। के करा जी, जोर बहुत लग रहा है, लेकिन थारा रिस्पॉन्स स्वाद वाला नहीं दे रहे पूरा। थोड़े से कमेंट करो मेरे यार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मनी बिल इज़ नॉट करेक्ट। मनी बिल के रिगार्डिंग क्या करेक्ट नहीं है? अब बिल कैन बी टेबल्ड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जो मनी बिल है कैन बी टेबल्ड, किसी भी हाउस में रखा जा सकता है, या स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड। उसने पूछा है कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, मतलब 3 ठीक है, 1 गलत है, तो गलत वाली बताइए कौन सी है। मनी बिल ईदर हाउस, पहला ही गलत हो गया है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, ये अभी ऊपर ही देखा है हमने, सही है। सी, राज्यसभा मस्ट रिटर्न द मनी बिल पास बाय द लोकसभा एंड सेंड इट फॉर द कंसिडरेशन विद इन दी 14 डेज। राज्यसभा को 14 दिन में वापस करना पड़ेगा बिल, जब उनके पास पहुंच गया, ठीक है, वो विद रिकमेंडेशन या विदाउट रिकमेंडेशन भेज दें, नहीं तो 14 दिन में ऑटोमेटिकली पास माना जाएगा। डी, प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न मनी बिल टू दी लोकसभा फॉर रिकंसिडरेशन। राष्ट्रपति भाई मनी बिल को वापस नहीं भेज सकते रिकंसिडरेशन के लिए, क्योंकि उनकी सिफारिश पे ही, पहले ही उनसे सिफारिश लेके कि जी खर्चे की ज़रूरत है, माई बाप थोड़ा देखो, तो इसको पहले ही चेक कर लो, बाद में ना नुक्कर मत करना। तो इसीलिए वो उनको रिकंसिडरेशन के लिए भेजने की पावर नहीं दी गई कि आप पहले देख चुके हो। IAS प्री 2000 का क्वेश्चन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 ऑन योर स्क्रीन। अ मनी बिल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज टेबल्ड इन दी, कि जो मनी बिल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इज टेबल्ड इन,
किस कहाँ रखा जाता है, राज्यसभा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, सी लोकसभा, या डी लोकसभा एंड राज्यसभा साइमल्टेनियसली, सी लोकसभा। आंसर 81 मनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड, कहाँ किया जा सकता है, इन दी राज्यसभा ओनली, तो ए इज द आंसर। आगे चलते हैं फटाफट, जब रिपीटेड क्वेश्चन है काहे टाइम वेस्ट कीजिएगा। ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच वन इज नॉट करेक्ट, कौन सी सही नहीं है। ए, राज्यसभा इज पावरलेस इन द मनी मैटर्स, मनी मैटर्स में राज्यसभा पावरलेस है, ठीक है। और बी, मनी बिल इज इंट्रोड्यूस इन दी राज्यसभा, हो गया गलत, राज्यसभा में कहाँ इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा में होता है। सी, राज्यसभा हैज़ टू पास द मनी बिल विद इन 14 days, इट हैज़ बीन पास बाय द लोकसभा, 14 दिन में पास करना पड़ेगा राज्यसभा को, जब लोकसभा ने पास कर दिया। डी, राज्यसभा में पास और रिटर्न, या पास कर सकती है या रिटर्न कर सकती है मनी बिल को विद सम रिकमेंडेशंस टू दी लोकसभा, ये भी सही है। सो आंसर इज बी। आर्टिकल नंबर 109 क्लोज 1 ये कहता है कि मनी बिल शैल बी इंट्रोड्यूस्ड, शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन दी राज्यसभा, लोकसभा में पेश होना चाहिए। 109(2) ये कहता है एंड इट शैल बी ट्रांसफर टू दी राज्यसभा विद और विदाउट रिकमेंडेशन, ये बहुत बार कर चुके हैं, फटाफट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 83, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन दी प्रोविजंस ऑफ दी मनी बिल्स, कौन सा फॉलोइंग सब्जेक्ट है जो इंक्लूडेड नहीं है मनी बिल्स के प्रावधान में, प्रोविजंस में। प्रोविजन रिगार्डिंग टैक्सेस, जो प्रावधान मतलब टैक्सेस के रिगार्डिंग है। बी, प्रोविजन रिगार्डिंग दी बोरोइंग। सी, प्रोविजन रिगार्डिंग कस्टडी ऑफ दी कंसोलिडेटेड एंड कंटीजेंसी फंड, जो भी प्रोविजन कंसोलिडेटेड एंड कंटीजेंसी फंड के रिगार्डिंग दिया गया है उसकी कस्टडी किसके पास कैसे रहेगी। डी, प्रोविजन फॉर द इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स और पेनल्टीज, जो भी फाइन्स या पेनल्टीज लगाए जाएंगे उसके बारे में क्या प्रावधान है। तो बताइए मनी बिल में कि जो प्रोविजंस है उसमें क्या इंक्लूडेड नहीं है, डी, या फाइन्स और पेनल्टीज की बात नहीं की गई है। आर्टिकल नंबर 110 ये कहता है कि इट हैज़ बीन स्पेसिफाइड दैट प्रोविजंस रिगार्डिंग चाहे टैक्स हो, बोरोइंग्स हो जो उधारा ले रखा है, एंड कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड एंड कंटीजेंसी फंड आर इंक्लूडेड, ये सारे इंक्लूडेड हैं मनी बिल के अंदर, बट प्रोविजंस फॉर द इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स और पेनल्टीज ये इंक्लूडेड नहीं है मनी बिल के प्रोविजंस में। क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल अंडर द आर्टिकल 110 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए जो उसकी परिभाषा है मनी बिल की उसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। ए, इम्पोजिशन, एबोलिशन, अल्ट्रेशन, रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, इम्पोजिशन मतलब टैक्स लगाना, एबोलिशन उसको खत्म करना, अल्ट्रेशन उसमें कुछ चेंज करना, रेगुलेट उसको कंट्रोल करना ऑफ एनी टैक्स। बी, द रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग ऑफ मनी, जो आपने पैसा उधार लिया है उसकी कैसे रेगुलेशन होगी। सी, एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड, एप्रोप्रिएशन कि कैसे उसको मैनेज करना है, ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। डी, डेक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर टू बी चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये डिक्लेयर करना कि कोई भी खर्चा जो चार्ज किया जा रहा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ई, नन ऑफ द अबव, यहाँ मोर देन वन ऑफ अबव। बिहार पीसीएस 2020 का क्वेश्चन, ई इज आंसर, मोर देन आंसर्स हैं। एंड इसकी एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 110, क्या क्या ए बिल शैल बी डीम्ड टू बी मनी बिल तब कहा जाएगा इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजंस, सिर्फ वही प्रोविजंस हों डीलिंग विद ऑल ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, कि जो नीचे मैटर्स दिए गए हैं सिर्फ इनमें ही डील करता हो। वन इज इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, अल्ट्रेशन और रेगुलेशन, कोई भी टैक्स के रिगार्डिंग, ये हम कर चुके हैं इसका मीनिंग। बी, रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी और गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उधार लिया उसकी रेगुलेशन कैसे होगी, या कहीं पे भारत सरकार ने अपनी गारंटी दी है, जैसे आपके दोस्त ने कोई मोटरसाइकिल लेना है, आप बैंक में लोन लेने गए, वो कहते गारंटी चाहिए, तो आपने जाके अपने दोस्त के लोन में गारंटी डाल दी, ऐसी भारत सरकार ने किसी लोन में गारंटी डाल दी है, वो भी मनी बिल के अंडर उसकी जो प्रावधान है वो काउंट किए जाएंगे, कंसिडर किए जाएंगे। द एप्रोप्रिएशन ऑफ द मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उस पैसे की एडजस्टमेंट एप्रोप्रिएशन कैसे वो पैसा होगा जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाला गया है। और डी, डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर टू द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किया गया है उसकी डिक्लेरेशन। और द इंक्रीजिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ सच एक्सपेंडिचर, यहाँ खर्चा जितना कहा गया था उससे ज़्यादा हो गया है, सो इसीलिए एक से ज़्यादा ऑप्शन आंसर हो गया। नाउ टाइम फॉर योर होमवर्क क्वेश्चन रिगार्डिंग मनी बिल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी करेक्ट नहीं है मनी बिल के रिगार्डिंग। ए, बिल शैल बी डीम्ड टू बी मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजंस, तभी मनी बिल कहा जाएगा अगर उसके पास प्रावधान रिलेटिंग टू इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, अल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स ये है। बी, ए मनी बिल हैज़ अ प्रोविजंस फॉर द कस्टडी ऑफ द, मनी बिल के पास प्रोविजंस हैं फॉर द कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। सी, मनी बिल इज कंसर्न्ड विद द एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, एप्रोप्रिएशन किसकी, कंटीजेंसी फंड कहा गया, कंसोलिडेटेड फंड नहीं कहा गया। अमिताभ बच्चन जी की तरह मैंने थोड़ी हिंट दे दी आपको। डी, अ मनी बिल डील्स विद द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ द मनी और गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ रेगुलेशन करनी बोरोइंग ऑफ मनी की या भारत सरकार ने जो गारंटी दी है उसके रिगार्डिंग। IAS प्री 2018 क्वेश्चन एंड दिस इज होमवर्क क्वेश्चन।
दिस इज़ ऑल फॉर टुडे सेशन। दोस्तों सच में सेशन अच्छा लगा, मज़ेदार लगा कंटेंट यार, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करें चैनल को, दोस्तों से बांटें, थोड़े से कमेंट्स दें, मुझे भी अपनी एंगेजमेंट दिखाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।